क्या भारत में माओवादी पार्टी भी लोकतांत्रिक राजनीति में शामिल हो सकती है? क्या माओवादी पार्टी के सरेंडर करने वाले बड़े नेता चुनाव लड़ने जा रहे हैं? तेलंगाना में हाल ही में आत्मसमर्पण करने वाले माओवादी नेता तिपरी तिरुपति उर्फ देवजी के हालिया बयान और सरकार से की गई मांग ने यह सवाल खड़े कर दिए। देवजी ने केंद्र और राज्य सरकार से सीपीआई माओवादी पर लगे प्रतिबंध को हटाने और उसे मुख्यधारा की राजनीति पार्टी के रूप में मान्यता देने की मांग की है। देवजी का कहना है कि अगर सरकार वास्तव में देश में माओवादी हिंसा को खत्म करना चाहती है तो उसे इस संगठन को एक वैध राजनीतिक दल के रूप में काम करने का मौका देना चाहिए। यहाँ यह बताना बेहद अहम है कि अब तक माओवादी पार्टी की लाइन रही है कि वे संसदीय लोकतंत्र पर भरोसा नहीं करते और इसलिए हथियार उठाया। अब वही पार्टी वैध राजनीतिक दल के रूप में काम करने का मौका मांग रही है और यही लोकतंत्र की ताकत भी है। अब सवाल यह है कि अगर प्रतिबंध हटाया जाता है तो क्या सरकार इसे एक राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दे सकती है? क्या माओवादी संगठन को मुख्यधारा में लाने के लिए सरकार किसी शांति वार्ता की पहल कर सकती है? क्या सुरक्षा एजेंसियां इस प्रस्ताव से सहमत होंगी? नमस्कार, मैं दानिश अनवर और आप द लेंस देख रहे हैं। तेलंगाना में सरेंडर करने के बाद मीडिया से बातचीत में देवजी ने कहा कि माओवादी संगठन से जुड़े गिरफ्तार नेताओं और समर्थकों को राजनीतिक कैदी घोषित कर रिहा किया जाना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 31 मार्च तक नक्सल मुक्त भारत करने की घोषणा कर चुके हैं और सुरक्षा एजेंसियां इस दिशा में काम कर रही हैं। माओवादी पार्टी के ज्यादातर बड़े नेता या तो मारे जा चुके हैं या फिर सरेंडर कर चुके हैं, इसमें देवजी भी शामिल हैं। देवजी के मुताबिक उन्होंने यह मांग हाल ही में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से राज्य सचिवालय मुलाकात के दौरान भी रखी थी। उनका कहना है कि अगर सरकार पार्टी पर से प्रतिबंध हटा लेती है तो माओवादी संगठन अपने सैन्य विंग यानी कि पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी पीएलजीए को पूरी तरह भंग करने की अपील कर सकता है। देवजी का दावा है कि माओवादी आंदोलन अब लगभग खत्म होने की स्थिति में है क्योंकि अधिकांश नेता और कैडर हथियार छोड़ चुके हैं। उन्होंने कहा कि अगर सरकार मौका दे तो बाकी बचे कार्यकर्ता भी मुख्यधारा में आ सकते हैं और संविधान के दायरे में रहकर जनता के अधिकारों के लिए काम कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इसका मतलब यह नहीं होगा कि माओवादी संगठन तुरंत चुनावी राजनीति में उतर जाएगा। देवजी ने पार्टी के कुछ अन्य नेताओं पर गंभीर आरोप भी लगाए। उनका कहना है कि केंद्रीय समिति के सदस्य मल्लोजुला वेणुगोपाल राव उर्फ सोनू और टक्कलपल्ली वासुदेव राव उर्फ अशन्ना ने पार्टी को कमजोर करने के लिए पुलिस के साथ मिलकर साजिश की। उन्होंने यह भी दावा किया कि माओवादी महासचिव नंबाला किशोर राव उर्फ बसवराजू की सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मौत भी अंदरूनी विश्वासघात का नतीजा थी। अब देवजी के सीपीआई माओवादी से प्रतिबंध हटाने की मांग ने एक बार फिर माओवादियों को मुख्य राजनीति में वापसी करने की चर्चा शुरू कर दी है। दरअसल इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है जब सशस्त्र वामपंथी आंदोलन बाद में लोकतांत्रिक राजनीति में शामिल हो गए। भारत में सीपीआई मार्क्सवादी लेनिनवादी लिबरेशन इसका एक बड़ा उदाहरण है। यह संगठन 1960 और 70 के दशक में उग्र नक्सलवादी आंदोलन से जुड़ा था और लंबे समय तक सशस्त्र संघर्ष की राह पर चला। इस संगठन के एक बड़े नेता विनोद मिश्रा थे जो करीब 2 दशक तक अंडरग्राउंड रहे। इसी दौरान 1982 में इंडियन पीपुल्स फ्रंट यानी कि आईपीएफ बनाई, लेकिन बाद में इस संगठन ने लोकतांत्रिक राजनीति का रास्ता चुना और आज यह बिहार समेत कई राज्यों में चुनाव लड़ने वाली एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टी है। 1989 में बिहार में पहला चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। आईपीएफ दरअसल सीपीआई एमएल लिबरेशन का एक खुला जन मोर्चा था जो 1982 से 1984 तक सक्रिय रहा। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य आदिवासियों, दलितों और समाज के वंचित वर्गों को संगठित करना था। आईपीएफ यूनियनों, रैलियों और सम्मेलनों के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक अधिकारों के लिए आंदोलन चलाता था। बाद में जब सीपीआई एमएल लिबरेशन ने खुद चुनाव लड़ने का फैसला किया तो आईपीएफ का संगठन धीरे धीरे उसी में समाहित हो गया और 1984 के आसपास इसका विघटन हो गया। वर्तमान में बिहार और झारखंड में इसकी मजबूत उपस्थिति है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और पश्चिम बंगाल में भी इसने अपनी पकड़ बनाने की कोशिश की है। अब इस पार्टी का नाम सीपीआई एमएल लिबरेशन है और इस पार्टी के 2 सांसद भी हैं। इसके अलावा पड़ोसी देश नेपाल में भी ऐसा ही एक बड़ा उदाहरण देखने को मिला। नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओवादी सेंटर ने 1996 से 2006 तक सशस्त्र जनयुद्ध चलाया था, लेकिन बाद में शांति समझौते के बाद माओवादी मुख्यधारा की राजनीति में शामिल हुए और चुनाव लड़कर सत्ता तक पहुंचे। इस आंदोलन के प्रमुख नेता पुष्प कमल दहल, जिन्हें प्रचंड के नाम से भी जाना जाता था, कई बार नेपाल के प्रधानमंत्री भी बन चुके हैं। कुल मिलाकर देवजी का यह बयान माओवादी आंदोलन के भविष्य को लेकर एक नई बहस छेड़ सकता है। सवाल यही है कि क्या भारत में एक बार फिर सीपीआई एमएल लिबरेशन और नेपाल की तरह माओवादी संगठन मुख्यधारा की राजनीति में शामिल होगी या फिर यह मांग सिर्फ एक बयान बनकर रह जाएगी? आपको क्या लगता है, क्या भारत में सीपीआई एमएल लिबरेशन की तरह माओवादी संगठन भी लोकतांत्रिक राजनीति में शामिल हो सकती है? क्या इंडियन पीपल्स फ्रंट जैसे जन संगठनों का मॉडल आज भी लागू हो सकता है? क्या नेपाल की तरह माओवादी आंदोलन मुख्यधारा में आकर सत्ता तक पहुंच सकता है? अपनी राय कमेंट कर बताएं, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।